आज की वीडियो में मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आईटी ऑफिसर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की पोस्ट के लिए दिए गए अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो केवल बैंकिंग एग्जाम देने वालों को ही नहीं बल्कि सभी कैंडिडेट्स को देखनी चाहिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, ताकि आपको पता हो कि इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीधे इंटरव्यू पर आने से पहले मैं उससे पहले की जर्नी संक्षेप में बताऊंगा, फिर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। एमसीए पास आउट होने के बाद लगभग 6-8 महीने मैंने देहरादून में एक छोटी आईटी कंपनी में जॉब की। कंपनी बहुत छोटी थी, लेकिन उत्तराखंड के एक बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर इसी कंपनी ने डेवलप किया था। कभी इस कंपनी में 40-50 सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ करते थे, जिसमें 1-2 आईआईटीएन भी थे। लेकिन फिर कंपनी को शायद प्रोजेक्ट मिलने बंद हो गए तो कंपनी में केवल 8-10 लोग ही बचे थे। यहाँ 6-8 महीने काम करने के बाद मैं दिल्ली के अशोक नगर में शिफ्ट हो गया। मेरा आईटी ऑफिसर का एग्जाम आईबीपीएस के जस्ट पहले का है। उस समय तक सभी बैंकों के एग्जाम अलग अलग हुआ करते थे। ये बात 2011-12 के आसपास की होगी। मैंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक के आईटी ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरा। उस पब्लिक सेक्टर बैंक में उस समय आईटी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट की 56 वैकेंसीज निकली थी। मैंने रिटन एग्जाम दिया और भूल गया। 24 या 25 अगस्त 2011 की बात होगी। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा जीमेल ही चेक कर लूं, क्या पता कहीं से रिज्यूम का रिप्लाई आया हो। उस समय हम लोग बहुत सी आईटी कंपनी में अपना रिज्यूम सेंड करते थे। उस समय 2G वाले मोबाइल में जीमेल ओपन नहीं होता था, इसीलिए मैंने लैपटॉप ओपन किया था। फिर मैं मेल चेक करने लगा। काफ़ी सारी मेल चेक करने के बाद मुझे एक मेल दिखी जो थोड़ा अलग दिख रही थी। उसका सब्जेक्ट पढ़ा तो वो किसी इंटरव्यू के लिए था। मैंने समझा शायद किसी छोटी मोटी आईटी कंपनी ने मेरा रिज्यूम देखकर रिप्लाई किया हो। फिर जब मेल ओपन किया तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये तो उस पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर से मेल था जिसका रिटन एग्जाम मैंने 3-4 महीने पहले दिया था। मैं तो भूल ही गया था। यह मेल आईटी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू राउंड के लिए था। मुझे कुछ समय तक विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। एमसीए में 2nd-3rd सेमेस्टर से पीडीपी क्लासेस हुआ करती थी, जिसका फुल फॉर्म शायद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से था। इसमें कभी कभी थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ग्रुप डिस्कशन कराया जाता था। लेकिन एक चीज जो लगभग रेगुलर कराई जाती थी वो थी आईटी कंपनीज के रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाते थे। क्लास में कितना और कैसे पढ़ाया जाता था वो तो याद रखने लायक नहीं है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन के लिए 2-3 अच्छी बुक्स परचेस कर ली थी, जिसमें RS अग्रवाल की वो मोटी बुक शामिल थी और मंथली बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल्स मैगजीन परचेस किया करता था। इन सब की मैं दिन के लगभग 1 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। ये रेगुलर प्रैक्टिस तो काम आई ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये थी कि उस बैंक का रिटन एग्जाम पेपर थोड़ा ईजी था। तो जब एक पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर से आई टी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए रिटन क्लियर होने के बाद इंटरव्यू का मेल देखा तो कुछ टाइम तक विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि डबल कंफर्म कर लेता हूं। मैं फिर उस बैंक की वेबसाइट पर गया और रिटन एग्जाम के रिजल्ट की PDF डाउनलोड की। पहले अपने नाम से सर्च किया। नाम था तो सही, लेकिन एक ही नाम के कई लोग होते हैं। फिर मैंने एडमिट कार्ड में रोल नंबर देखने के लिए ज्योमेट्री बॉक्स खोला तो लकीली उस एग्जाम का एडमिट लेटर अभी तक ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा था। उस PDF में एग्जाम के रोल नंबर से सर्च किया तो वो मेरे ही नाम पर आकर रुक गया। 2-3 बार सर्च किया। अब लगा कि ये वाकई में मैं ही हूँ जिसका रिटन क्वालिफाई हुआ है और अब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है। अब जब वो मेल ढंग से पढ़ी तो विश्वास तो हो गया था, लेकिन अब झटका लगने वाला था, क्योंकि ये मेल पता नहीं कब से इनबॉक्स में पड़ी थी। मैंने नोटिस नहीं किया। झटका इस बात का लगा कि केवल 10 दिन बाद इंटरव्यू था। ये मेल पता नहीं उस बैंक ने कितने दिनों पहले सेंड की थी, और मुझे तब पता चला जब इंटरव्यू के लिए केवल 10 दिन बाकी रह गए थे। उस समय मेरे इमोशंस 2 प्रकार के थे। पहला, रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने की खुशी थी, और दूसरा इमोशनल शॉक था कि केवल 10 दिन में मैं इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपेयर करूं। पहले मेल देख ली होती तो अभी तक इंटरव्यू के लिए बहुत कुछ पढ़ चुका होता, लेकिन उस समय मेरे सामने जो वास्तविकता थी उसे मुझे स्वीकार करना ही था कि अब इन 10 दिनों में कितनी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। कहते हैं कि जब दुखों का पहाड़ गिरता है तो नींद उजड़ जाती है और खुशियों की रात कौन सोना चाहता है। मेरे साथ उस समय एक साथ दोनों इमोशंस थे। मैं उस रात 1 घंटा और जागे रहा और मैंने इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन टेल अबाउट योरसेल्फ की प्रैक्टिस की। नोटबुक निकाली और अपना इंट्रोडक्शन लिखा कि इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। 1-1.5 पेज लिखकर फिर बोलने की प्रैक्टिस भी की। सुबह के शायद 3:30 पौने 4 बज चुके थे। फिर मैं सो गया।
फिर सुबह 9 बजे उठने के बाद मेरे पास सबसे पहला प्रश्न था कि पब्लिक सेक्टर बैंक में आईटी ऑफिसर के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता होगा। 2011 में इंटरनेट पर बैंक आईटी ऑफिसर के बारे में कुछ भी नहीं था। उस दिन शाम को मैं नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट गया। वहां बुक्स की कुछ शॉप्स थीं। मैंने पूछा कि बैंकों में आईटी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए कोई बुक है। सभी ने मना किया। फिर एक करंट अफेयर्स की मैगजीन लेकर वापस रूम पर आ गया। मैंने खुद से बोला कि जो मेरे पास नहीं है उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। मुझे इतना तो पता है किस पोस्ट का इंटरव्यू है। आईटी ऑफिसर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट का इंटरव्यू है, तो स्पष्ट सी बात है कि इंटरव्यू में मुख्यतया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही पूछा जाएगा। एक तो जो मैंने एमसीए में पढ़ा है और दूसरा जो 6-8 महीने मैंने देहरादून की एक लोकल आईटी कंपनी में काम किया है। इन दोनों को मुझे ढंग से प्रिपेयर करना होगा। एमसीए में 3 साल का सिलेबस था। अब ये तो नहीं हो सकता कि एमसीए में पढ़ाए गए सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स मैं याद करूं। एक एमसीए पास आउट स्टूडेंट को जो जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर और आईटी के बारे में पता होना चाहिए, बस मुझे वही पढ़ना और रिवाइज करना है। कंप्यूटर्स और आईटी से रिलेटेड जो जो जनरल टॉपिक्स मुझे इंटरनेट पर मिले, मैंने वो पढ़ना शुरू किया। और दूसरी ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी कि 6-8 महीने जो मैंने काम किया था उसके बारे में भी रिवाइज कर लूँ। उस कंपनी में मैंने फ्रंट एंड में C# लैंग्वेज में काम किया था, विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क में, और बैक एंड में SQL क्वेरीज। इन सबको मैंने रिवाइज किया और सभी टेक्निकल टर्म्स की डेफिनेशन को डिटेल में समझा। कंप्यूटर्स और आईटी के सभी कॉमन टॉपिक्स मैं कवर कर रहा था। साथ ही उस समय मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था और मुझे प्रोग्रामिंग आती भी थी, इसे भी मैं रिवाइज कर रहा था। अब फास्ट फॉरवर्ड में सीधे आते हैं इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले। वैसे मेरा इंटरव्यू था 5 सितंबर 2011 को और इंटरव्यू वेन्यू था नोएडा में। नोएडा के सेक्टर 60 से 65 में बहुत से बैंकों के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बस इन्हीं में से एक था। इंटरव्यू से जस्ट एक दिन पहले मैंने हेयर कट करवाया। शेविंग मैं करता नहीं, तो नाई की दुकान पर जाकर उससे कहा कि भाई बियर्ड एकदम क्लीन शेव जैसी ट्रिम कर दो। उस समय केवल 2 जोड़ी ही फॉर्मल कपड़े हुआ करते थे, उन्हें धोकर और अच्छे से आयरन करके रखा हुआ था। अब सीधे आते हैं 5 सितंबर 2011 की सुबह को। इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचने का टाइम शायद 9-10 बजे के बीच था। उस दिन सुबह सुबह शायद बारिश हुई थी। मैं सुबह तैयार होकर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को साथ रखकर कमरे से बाहर निकला। अशोकनगर से कुछ दूरी पैदल चलकर नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन से मैंने इंटरव्यू वेन्यू के लिए ऑटो बुक किया। लगभग आधे घंटे में मैं इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंच गया। गेट के अंदर गया तो पता चला कि इंटरव्यू रूम और वेटिंग हॉल फर्स्ट फ्लोर में है। मैं फर्स्ट फ्लोर पहुंच गया। वहां कुछ कैंडिडेट्स पहले से ही बैठे हुए थे। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। पास में चाय कॉफी का अरेंजमेंट भी था। इंटरव्यू वाली मेल में लिखा था कि इंटरव्यू से पहले सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, इसीलिए सभी फोटोकॉपीज अटेस्टेड होनी चाहिए। मैं कुछ देर तक बैठे रहा। कुछ कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स को शफल कर रहे थे। एक बंदे के पास मैंने इन्फोसिस का एक्सपीरियंस लेटर देखा। कुछ देर के लिए सोचा कि क्या ये आईटी कंपनी वाले भी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत से लोग पढ़ने के लिए बुक्स लेकर आए थे। एक के पास मैंने वो बुक देखी जिसके लिए मैंने मार्केट में काफ़ी पूछताछ की थी कि क्या आईटी ऑफिसर स्केल 1 के इंटरव्यू के लिए कोई बुक है। मुझे ये बुक मार्केट में कहीं नहीं मिली। मन ही मन सोच रहा था कि काश मुझे भी ये बुक मिल जाती, क्योंकि मैंने तो केवल अपने मन से प्रिपरेशन की है। कुछ देर बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया। डॉक्यूमेंट फाइल लेकर मैं वहां पर गया। सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और फोटोकॉपी का मैंने अलग अलग सेट बनाया था और डॉक्यूमेंट्स को उसी सीक्वेंस में रखा था ताकि देखने में आसानी हो। सामने जो सर बैठे थे उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू ही किए थे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने फोटोकॉपी को अटैच नहीं करवाया है। जो मेल हमने सभी कैंडिडेट्स को भेजी थी उसमें क्लियरली लिखा था कि सभी फोटोकॉपीज अटेस्टेड होनी चाहिए। मेरी एक भी फोटोकॉपी अटेस्टेड नहीं थी। मैंने कहा कि सर, मैं दिल्ली में केवल पिछले 4-5 महीने से रह रहा हूँ। मैंने काफ़ी पूछताछ की कि फ़ोटोकॉपीज़ कहाँ अटेस्टेड होती है, लेकिन मुझे कोई ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस नहीं मिला जहाँ फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड करते हों। 3-4 दिन पहले मैं एक प्राइवेट बैंक की एक ब्रांच में भी गया था, लेकिन वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना उनकी अथॉरिटी में नहीं आता है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने वाले सर से कहा कि सर, सभी फ़ोटोकॉपीज़ जेन्युइन हैं, आप स्वयं चेक कर सकते हैं। अब वो सर थोड़ा नाखुश तो थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज को ओरिजिनल से क्रॉस वेरीफाई करके साइन करते गए। उन सर के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाकर मैं फिर इधर आ गया जहां पर सभी कैंडिडेट्स बैठकर या तो पढ़ रहे थे या बातें कर रहे थे। इसी बीच सुनने में आया कि इंटरव्यू शुरू हो चुका है।
इधर बहुत से लोग अभी भी किताबों के पन्ने पलट रहे थे। मैं इधर उधर देख रहा था। तभी मेरे बगल में बैठी एक लड़की से बातचीत हुई। उसने अपने बारे में बताया कि उसने बीटेक किया था और अब एमबीए कर रही है। आगे उसने ये बताया कि बैंक पीओ का रिटन एग्जाम वो 2 बार पहले भी क्लियर कर चुकी है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने उससे पूछा कि कैसे तुमने 3 बार बैंक पीओ का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया। मैंने भी इससे पहले शायद 2-3 बैंक पीओ के एग्जाम दिए थे, लेकिन रिटन क्लियर नहीं होगा ये मुझे एग्जाम देते समय ही लग रहा था। इस बैंक का रिटन क्लियर हुआ क्योंकि मुझे इसका रिटन एग्जाम थोड़ा इजी लगा। बस फिर कुछ देर तक ऐसी ही बातें हो रही थीं। कुछ देर बाद मुझसे कहा गया कि आप अब इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लाइन में आ जाइए। वहां पर 2 कैंडिडेट्स और बैठे थे। मुझसे कहा गया कि इन 2 के बाद आपको अंदर इंटरव्यू के लिए जाना है। ऐसा सुनकर हार्ट बीट थोड़ी तेज हुई, लेकिन क्या किया जा सकता था। इंटरव्यू के लिए तो मैं आया ही था, तो इंटरव्यू तो होना ही था। शायद आधा घंटा वेट करने के बाद इंटरव्यू के लिए मेरा नंबर आ गया। इंटरव्यू रूम के दरवाजे पर जो सर खड़े थे उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट फाइल मुझे दे दीजिए और आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाइए। मैं इंटरव्यू रूम में गया। मैंने मे आई कम इन सर्स कहा कि नहीं, मुझे याद नहीं। इंटरव्यू पैनल में शायद 4 या 5 इंटरव्यूअर्स थे। 4 इंटरव्यूअर्स का फेस मुझे आज भी हल्का हल्का याद है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इंटरव्यू पैनल में 5 लोग थे। मैंने सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया। सभी मेल थे, फीमेल कोई नहीं थी। उनमें एक सरदार जी भी थे जो इंटरव्यू शुरू होने से पहले हम सबके बीच आए थे। उस समय हमें पता नहीं था कि वे इंटरव्यूअर थे। हम सभी लोगों से उन्होंने हाय हेलो किया था और कुछ 2-4 बातें एडवाइस की कि कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए, आराम से उत्तर देना। जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते हो सीधे ना बोल देना। जब मैं इंटरव्यू रूम में गया तब पता चला कि ये तो इंटरव्यू पैनल के मेंबर हैं। मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग विश करने के बाद मुझे बैठने के लिए कहा गया। थैंक यू सर बोलने के बाद मैं चेयर पर बैठ गया और अब शुरू होता है आईटी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू राउंड। सबसे सेंटर में जो सर बैठे थे उन्होंने मुझसे अपने बारे में बोलने के लिए कहा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में आपको अपने बारे में ब्रीफली बताना होता है, एकदम बहुत शॉर्ट भी नहीं और ज्यादा लंबा भी नहीं। कितने फैमिली मेंबर्स हैं ये भी बोल सकते हैं, लास्ट एजुकेशन के बारे में और करंट में आप क्या कर रहे हो इन सब के बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने उत्तर दिया कि क्योंकि ये आईटी ऑफिसर की पोस्ट की जॉब है और मेरे पास एमसीए डिग्री होने के साथ साथ 6-8 महीनों का एक छोटी आईटी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस भी है। ये बैंक टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंकों में गिना जाता है, इसीलिए इतने बड़े बैंक में हर कोई जॉब करना चाहेगा। मेरा ये उत्तर सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यदि आपको हम बहुत दूर की पोस्टिंग दे दें जहां खाना पानी और रहने का ठिकाना कुछ नहीं है, तो क्या आप वो पोस्टिंग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ, मैं वो पोस्टिंग एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे आईटी ऑफिसर की जॉब इतने बड़े बैंक में मिल रही है तो मैं कहीं भी पोस्टिंग करने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप कैसे सही से रह पाओगे जहां रहने और खाने पीने का सही ठिकाना नहीं है। अब मैंने उस समय एग्जैक्टली इसका क्या उत्तर दिया ये मुझे याद नहीं, लेकिन इसी बात पर जोर दिया कि मैं ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा ऐसा रिप्लाई सुनकर वो मुझसे डिसएग्री हो गए। मैं समझ गया कि मेरा ये उत्तर उन्हें पसंद नहीं आया। इस प्रश्न का सही उत्तर यह होना चाहिए था कि बैंकों की ब्रांचेस या ऑफिसेज ऐसे ही एरियाज में होती हैं जहां पर लोग रहते हैं, ताकि बैंक बिजनेस कर सके और लोग वहीं रहते हैं जहां जीवन जीने की बेसिक नीड्स के साथ साथ अन्य अमेनिटीज अवेलेबल हों। जहां खाना पानी और रहने का ठिकाना ही ना हो, वहां ना तो लोग होंगे और ना ही वहां कोई बैंक ब्रांच खोल सकता है। इसलिए ह्यूमन लाइफ को सही से जीने के लिए बेसिक नीड्स और रीजनेबल अमेनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये उस प्रश्न का सही रिप्लाई होना चाहिए था, लेकिन उस समय ये सब आइडियाज नहीं आए क्योंकि ऐसा प्रश्न एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आज के टाइम में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन हर प्रकार के स्टडी मटेरियल्स और गाइडेंस अवेलेबल है। मॉक इंटरव्यूज तक होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बारे में हर चीज बताई जाती है, लेकिन उस समय ये सब या तो नहीं था या सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते थे। अब इंटरव्यू राउंड में आगे बढ़ते हैं। दूसरे इंटरव्यूअर सर ने मुझसे एमसीए और करंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि एमसीए में हमें लास्ट सेमेस्टर में कोई एक फील्ड चुननी पड़ती है जिसमें लगभग 6 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है। मैंने विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क में C# कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की और इंटर्नशिप में C# लैंग्वेज में एक प्रोजेक्ट किया था। फिर इन दूसरे इंटरव्यूअर सर ने मुझसे C# लैंग्वेज के बारे में बताने को कहा। मैंने उत्तर दिया कि C# लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई है और .NET फ्रेमवर्क पर रन होती है।
ये इंट्रोऑपरेबल है, यानी दूसरी लैंग्वेजेस जैसे C++ आदि से इंटरैक्ट कर सकती है। ये एक रोबस्ट लैंग्वेज है। फिर उन्होंने पूछा कि रोबस्ट लैंग्वेज मतलब क्या होता है। मैंने रिप्लाई दिया कि रोबस्ट लैंग्वेज वह होती है जो एरर हैंडलिंग सही से कर सके, जिससे कि एप्लीकेशन के क्रैश होने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। जिस कंप्यूटर लैंग्वेज में बना सॉफ्टवेयर रिलायबल हो उसे रोबस्ट लैंग्वेज कहते हैं। दूसरे इंटरव्यूअर सर द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को उत्तर मैंने सही दिया। अब तीसरे इंटरव्यूअर सर की बात करते हैं। तीसरे इंटरव्यूअर सर एकदम यंग थे। ब्लेजर में वो हैंडसम लग रहे थे। जब मैं ऑटो से उतरकर इंटरव्यू वेन्यू के गेट से अंदर आ रहा था तो ये सर अपनी कार से गेट के अंदर आ रहे थे। उस समय नहीं मालूम था कि ये भी इंटरव्यू पैनल में होंगे। ये वाले सर शायद थोड़ा शर्मीले थे। इन्होंने मुझसे क्या पूछा मुझे वास्तव में याद नहीं, लेकिन इन्होंने शायद केवल एक ही आसान सा प्रश्न पूछा था। अब चौथे इंटरव्यूअर सर पर आते हैं। ये सर मेनली आईटी फील्ड के थे। इनके द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न मुझे याद हैं। पहला प्रश्न इन सर ने ये पूछा कि जब हमारा किसी जॉब के लिए इंटरव्यू होता है तो हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हैं। इस इंटरव्यू के लिए आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैंने उत्तर दिया कि सर, आईटी ऑफिसर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आईटी फील्ड की जो जनरल इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए वो सब मैंने पढ़ा है, जैसे नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोग्रामिंग के बारे में। आगे मैंने कहा कि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। C#.NET फ्रेमवर्क में मैंने 6-8 महीने रियल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। फिर उन सर ने कहा कि आपने अभी कुछ देर पहले C# लैंग्वेज को रोबस्ट लैंग्वेज कहा था। इसे ज़रा सरल भाषा में समझाइए कि रोबस्ट लैंग्वेज किसे कहते हैं। मैंने उत्तर दिया कि सर, रोबस्ट लैंग्वेज का अर्थ सॉफ्टवेयर डेवलपर और एंड यूजर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर को ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जिसमें काम करने में आसानी हो। यदि कोड में कुछ एरर है तो हर बार प्रोग्राम रन करने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि रन करने से पहले ही एरर फाइंड आउट हो जाए। C#.NET फ्रेमवर्क में कंपाइलेशन टाइम पर ही सिमेंटिक एरर फाइंड आउट हो जाती है। यदि प्रोग्रामिंग कोड में कुछ सिंटैक्स एरर रह भी जाता है जिसके कारण प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेड एरर दे सकता है, तो .NET फ्रेमवर्क ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू मैनेज कर लेता है। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता चल जाता है कि कोड में क्या गलती है। एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से रोबस्ट लैंग्वेज का अर्थ ये है कि सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करना चाहिए, क्रैश या हैंग नहीं होना चाहिए। अब वो सर तीसरे प्रश्न पर आते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि C# लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हम डेटा और फंक्शन की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि डेटा और फंक्शन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने उत्तर दिया कि सर, डेटा महत्वपूर्ण है। फिर उन सर ने कहा कि नहीं, फंक्शन इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ये पेन है, इसका फंक्शन है लिखना। पेन की वैल्यू तभी है जब ये कुछ लिख सके। बिना लिखे पेन की क्या कोई वैल्यू हो सकती है? मैंने उत्तर दिया कि सर, पेन से लिखने का काम तभी हो सकता है जब हमारे पास पेन हो। जब पेन ही नहीं होगा तो हम लिख कैसे पाएंगे? लिखने का काम तो बाद में है। पहली इंपॉर्टेंट चीज पेन है, जो इस एग्जाम्पल में डेटा है। लिखना पेन का फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हम डेटा या ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास डेटा ही ना हो तो फंक्शन का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इसीलिए डेटा फंक्शन से हमेशा अधिक इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा ये रिप्लाई सुनकर उन्होंने फिर अगला कोई प्रश्न नहीं किया। अब इंटरव्यू पैनल के लास्ट इंटरव्यूअर की बारी थी। ये लास्ट इंटरव्यूअर सर वही सरदार जी थे जो इंटरव्यू शुरू होने से पहले बाहर हॉल में आए थे और एडवाइस कर रहे थे कि कोई टेंशन मत लीजिए। इंटरव्यू में यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो सीधे ना कह दीजिए। लास्ट इंटरव्यूअर सर बैंकिंग फील्ड से थे। उनके सारे प्रश्न बैंकिंग टर्म्स से संबंधित थे। उन्होंने पूछा कि KYC क्या होता है? मैंने कहा, पता नहीं सर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? मैंने उत्तर दिया कि सर, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन शायद यह फ्रॉड से संबंधित है। ऐसे ही 1-2 बैंकिंग के टर्म्स सर ने और पूछे जिनके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसीलिए मैंने केवल ये कहा कि मुझे नहीं पता है सर। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने पीछे कहा था कि जब मैं बाहर वेटिंग एरिया में अन्य कैंडिडेट्स के साथ बैठा था तो बहुत से कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट्स पर भी पढ़ रहे थे। उनमें से एक के पास IT ऑफिसर स्केल 1 की इंटरव्यू की बुक थी। ये बुक मुझे मार्केट में नहीं मिली, लेकिन जिस कैंडिडेट के पास ये बुक थी उसने उस समय इस बुक के वही पेज खोले थे जिसमें बैंकिंग के ये सब टर्म्स के बारे में लिखा था। लास्ट इंटरव्यूअर सर ने जैसे ही KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा तो मुझे सीधे वो बुक याद आ गई कि ये सब तो उस बुक में लिखा था। मैंने सोचा कि काश मुझे भी वो बुक मार्केट में मिल जाती तो अभी पता नहीं बोलने के बजाय सही सही उत्तर दे दिया होता।
जब मैं लास्ट इंटरव्यूअर सर के किसी भी बैंकिंग टर्म्स का उत्तर नहीं दे पाया तो लकीली 2 इंटरव्यूअर सर्स बीच में बोल पड़े कि सरदार जी, क्योंकि ये आईटी के स्टूडेंट हैं और ये आईटी ऑफिसर की पोस्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो इन्होंने केवल आईटी के बारे में ही पढ़ा है, आईटी वालों को बैंकिंग के बारे में कैसे पता होगा। ऐसा बोलकर वो सर लोग हंसने लगे। फिर सरदार जी ने भी पूछना बंद कर दिया और केवल ये कहा कि आईटी ऑफिसर की नियुक्ति बैंक में होनी है, इसीलिए थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। मैंने केवल ओके सर कहा। यहाँ पर अब इंटरव्यू समाप्त था। मुझे कहा गया कि अब आप जा सकते हैं। मैंने सभी इंटरव्यूअर्स को कलेक्टिवली थैंक यू सर्स कहा और बाहर आ गया। दरवाजे पर जो सर खड़े थे उन्होंने मुझे मेरी डॉक्यूमेंट फाइल वापस की और कहा कि इंटरव्यू राउंड पूरा हो चुका है, अब आप घर जा सकते हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ ग्राउंड फ्लोर पर आया और फिर मेन गेट से बाहर आ गया। जब मैं मेन गेट से बाहर आ रहा था तो ये सोचते हुए आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो होकर रहेगा, क्योंकि बैंकिंग वाले पार्ट को छोड़कर इंटरव्यू अच्छा गया था। जो भी कैंडिडेट्स बैंकिंग या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला लेसन ये है कि जिस भी पोस्ट का इंटरव्यू है उससे रिलेटेड जो भी मुख्य सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं भले ही बैंकिंग वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि मैंने बैंकिंग टर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, केवल आईटी ऑफिसर की पोस्ट को ध्यान में रखकर आईटी क्वेश्चंस और रिलेटेड टॉपिक्स कवर किए थे। अगला लेसन ये है कि आपके इंट्रोडक्शन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मुझसे पूछा गया था। वीडियो के शुरुआत में मुझे याद नहीं आया, लेकिन अब याद आ गया कि पहले इंटरव्यूअर सर ने मेरे नाम के बारे में पूछा था कि आपके नाम राशि के एक फेमस पर्सन हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं। मैंने कहा कि हाँ, वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं। फिर फर्स्ट इंटरव्यूअर सर ने कहा कि वो केवल एक एक्टर नहीं हैं बल्कि डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं और एडिटर भी हैं। इसलिए आपके नाम से संबंधित या इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी है जैसे आपका बर्थ प्लेस हिस्टोरिकली या रिलीजियसली फेमस है या किसी अन्य कारण से, तो आपको पता होना चाहिए। अगली मुख्य बात यह है कि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको देखते हैं, इसीलिए अच्छा दिखें। यहाँ पर अच्छा दिखने का अर्थ खूबसूरती से नहीं है बल्कि एक प्लीजिंग पर्सनालिटी से है। अच्छे से आयरन किए हुए फॉर्मल कपड़े पहने, बाल अच्छे से कटे और सेट होने चाहिए और क्लीन शेव होनी चाहिए। यदि बियर्ड रखते हो तो अच्छे से ट्रिम और सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि देवदास बनकर इंटरव्यू देने जाओ। आपको देखकर इंटरव्यूअर्स को अच्छा फील होना चाहिए। बात करते समय आई कांटेक्ट बने रहना चाहिए। सरलता से और सहजता से उत्तर दें और अपनी बात रखें। जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं पता है तो सीधे कह दें कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता है, या यदि पार्शियली पता है तो बोलने से पहले इंटरव्यूअर को बता दें कि इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने बैंक आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था, जबकि सभी इंटरव्यूअर्स ने हिंदी में प्रश्न पूछे थे। मैंने इंग्लिश में इसलिए इंटरव्यू दिया क्योंकि उस समय मेरा जस्ट एमसीए पास आउट हुआ था। एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा पहला गोल था कि भले ही एमसीए में मैं टेक्निकल उतना ना सीख पाऊं, लेकिन मुझे अभी से इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करना है सो दैट आई कैन कम्युनिकेट एंड पुट फोर्थ माई व्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके लिए मुझे 2-3 इंग्लिश स्पोकन सेंटर्स भी ज्वाइन करने पड़े थे। फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स सभी से टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया था। मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि इस पर इंग्लिश टीचर का भूत लग गया है, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस करके मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था। एमसीए फाइनल सेमेस्टर तक मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो गई थी, इसीलिए उस समय मैं इंटरव्यू इंग्लिश में ही दिया करता था। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि तुम्हें भी जबरदस्ती इंग्लिश में इंटरव्यू देना है। यदि तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तभी इंग्लिश में इंटरव्यू देना, अदरवाइज नॉट। इंटरव्यूअर्स को केवल अपने क्वेश्चंस के सही आंसर्स और रिप्लाई चाहिए। वैसे भी हिंदी हमारे देश की राजकीय भाषा है। हिंदी भाषा बोली जाने वाले सभी राज्यों के सरकारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अपना अधिकांश काम हिंदी में करना अनिवार्य है। इसलिए जिस भी लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना। इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करने के लिए जबरदस्ती इंग्लिश मत बोलना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जब इंटरव्यू समाप्त हो जाए तो सभी इंटरव्यूअर्स को थैंक यू सर्स कहकर चेहरे पर हल्की लेकिन नेचुरल स्माइल के साथ बाहर निकलें।